नमस्कार, आप सभी का स्वागत आज के करंट अफेयर्स सेशन में। आप सभी जैसा कि जानते हैं कि इस सेशन में हम कुछ महत्वपूर्ण न्यूज़ को कवर करते हैं जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण होते हैं, उसका एनालिसिस थोड़ा आपको प्रोवाइड करते हैं। इस क्रम में हमारे पास जो पहला न्यूज़ है दैट इज मोदी रेजेज एस्पिरेशंस ऑफ तमिल्स विद श्रीलंकन प्रेसिडेंट रनिल विक्रमसिंघे। तो भारतीय प्रधानमंत्री मोदी ने जो श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं रणिल विक्रमसिंघे, उनके सामने तमिलों की जो अपेक्षाएं हैं उसका मुद्दा रखा, उसका मुद्दा उठाया। उन्होंने जो 13वां जो संशोधन है, ठीक है, और दूसरी बात कि जो प्रोविंशियल इलेक्शंस हैं यानी प्रांतीय चुनाव हैं, ठीक है, उसको लेकर भी आशा व्यक्त की, उसका आह्वान किया। और दूसरी बात कि श्रीलंका के राष्ट्रपति ने जो रणिल विक्रमसिंघे हैं, उन्होंने पिछले वर्ष जो वित्तीय संकट के दौरान भारत की ओर से जो सहयोग दिया गया था उसको लेकर भारत की सराहना की, आभार प्रकट किया, ठीक, क्योंकि विपरीत समय में भारत ने वो श्रीलंका की मदद की थी आर्थिक तौर पर। दूसरी बात कि तमिल अधिकारों के प्रति जोर दिया गया, ठीक है, और भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि श्रीलंका जो है 13वें संशोधन को लागू करेगा, ऐसी उम्मीद व्यक्त करता हूं, और जिससे कि तमिल आबादी जो वहां पर है उसके लिए गरिमापूर्ण सम्मानपूर्ण जीवन सुनिश्चित होगा, ठीक है। और उसके साथ ही कनेक्टिविटी सुविधाओं पर उन्होंने जोर दिया। कई बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर चर्चा की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पर दोनों एक भारतीय प्रधानमंत्री, दूसरे श्रीलंका के राष्ट्रपति, उन्होंने दोनों नेताओं ने, बोथ लीडर्स ने। और उसके बाद फिर अधिक कनेक्टिविटी पर बात हुई। साथ ही जो भारतीय मूल के तमिल हैं वहाँ रहने वाले, उसके लिए विकास सहायता पैकेज की घोषणा की, ठीक। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि श्रीलंका भारत के लिए काफ़ी मायने रखता है और भारत चाहता है कि श्रीलंका जो है वहाँ पे एक स्टेबिलिटी बनी रहे, श्रीलंका सशक्त रहे तो भारत भी सशक्त रहेगा। देखो, पड़ोसी जो है आपका काफ़ी वहाँ पे, विशेषकर पड़ोसी तो आपका अच्छा होना चाहिए, श्रीलंका आपका अच्छा पड़ोसी है भी, लेकिन चीन जिस प्रकार से वहाँ पर प्रभाव बना रहा है तो भारत उसको लेकर सशंकित है, थोड़ा सा डाउटफुल हमेशा रहता है। तो इसको लेकर भारत की चिंता हमेशा बनी रहती है। हालांकि कई बार देखा गया कि श्रीलंका का झुकाव चीन की ओर देखने को मिला है, लेकिन चीन कुछ भी है तो कम्युनिस्ट कंट्री है, वहाँ पे लोकतंत्र नहीं है, तो कोई भी देश चाहेगा कि भारत से थोड़ा ज़्यादा मैत्री रखें। भारत लोकतांत्रिक देश है, लोकतांत्रिक देश थोड़ा स्टेबल होते हैं, उनके विचार सही होते हैं, एक तरफा निर्णय नहीं लिया करते। तो खैर जो भी है, तो भारत और श्रीलंका अपने हितों को समझते हैं और एक समुचित जो रास्ता है, आधार है, उस पर ध्यान देते हैं। नेक्स्ट जो न्यूज़ है उसको लेते हैं। अब देखो, राहुल गांधी वाला केस है, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी क्या किया है ना, सुप्रीम कोर्ट ने डिक्लाइन कर दिया राहुल गांधी के जो इंटरिम सस्पेंशन, राहुल गांधी ने रिक्वेस्ट किया था कि इंटरिम सस्पेंशन दिया जाए हमें कन्विक्शन से, दोषसिद्धि से, ठीक है ना, अंतरिम एक तरह से अंतरिम निलंबन हो जाए हमारे जो एक तरह से सज़ा जो मिली है राहुल गांधी को, उसका राहुल गांधी कह रहे हैं। तो सुप्रीम कोर्ट ने उनकी बात नहीं मानी और जो अंतरिम निलंबन उन्हें नहीं दिया और मामले को 4 अगस्त के लिए लिस्टेड किया है कि 4 अगस्त को सुनवाई होगी, ठीक है, इनके मामले की। तो यहाँ पर आपके लिए जानने वाली बात जो ज़रूरी हो जाती है कि आखिर किसी संसद सदस्य की सदस्यता कैसे चली जाती है। मान लो सज़ा होने पर, जैसा कि 2 साल की सज़ा होने पर या उससे अधिक सलाह होने पर अयोग्यता हो जाता है। क्या हो जाता है? अयोग्यता लागू हो जाती है किसी भी संसद सदस्य पर या विधानसभा के जो विधायक होते हैं उन पर। तो कैसे काम करता है, जिसे एक बार घटना रिपीट कर देता हूँ। क्या हुआ था कि निचली अदालत ने, सूरत की एक निचली अदालत ने राहुल गांधी पर जो है वो मोदी सर ने मोदी उपनाम पर टिप्पणी को लेकर मानहानि केस में 2 साल की सज़ा सुना दी अदालत ने। सज़ा सुनाए जाने के बाद एक माह तक की जमानत ही मिल गई, लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में संसद सदस्यता चली गई उनकी, ठीक है। और उसके बाद फिर जो मामला जो है वही है, और देखो संसद की सदस्यता जो उनकी खत्म हो गई तो राहुल गांधी उसके बाद उससे ऊपरी कोर्ट गए, फिर हाई कोर्ट गए। हाई कोर्ट ने भी उसको रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको जमानत नहीं देंगे। हाई कोर्ट ने कहा कि आप बड़े रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं, आप एक ऐसे पार्टी के नेता हैं जिस पार्टी ने देश पर काफ़ी दिनों तक शासन किया है, तो आपसे इस प्रकार के व्यवहार की आशा नहीं की जाती है। राहुल गांधी ने
मोदी सरनेम पर टिप्पणी की थी, कहा था कि जो सभी चोर मोदी ही क्यों हैं, ऐसे कि नीरव मोदी का नाम लिया था, उसका फिर इसका जो ललित मोदी हैं उनका, ऐसे कुछ टीका टिप्पणी की थी मोदी सरनेम को लेकर के, ठीक है। तो उसके बाद फिर क्या है, अब ये वहाँ पर हाई कोर्ट गए। अब हाई कोर्ट ने भी जब इनके मामले को रिजेक्ट कर दिया तो ये चले गए अब सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट इनके मामले को देख रहा है। अब देखने वाली बात है कि वहाँ पर अभी जो मामला शुरू हुआ, सुनवाई स्टार्ट हुई, तो इनकी ओर से कहा गया कि राहुल गांधी के लगभग जो 100 दिन थे ना वो ख़त्म हो गए हैं, जब से ये पूरा प्रकरण हुआ है। 100 दिन का समय मिलता है। तो वायनाड निर्वाचन क्षेत्र के लिए उपचुनाव जो है ना, वो जल्दी ही अधिसूचित किए जा सकते हैं। इसलिए ये चाह रहे हैं कि जल्दी से जल्दी मामले का निपटारा हो जाए, नहीं तो जहाँ से ये सांसद हैं वहाँ से उपचुनाव का नोटिफिकेशन आ जाएगा तो फिर ये सांसद फिर आगे मतलब काफ़ी पेचीदा मामला हो जाएगा। तो उसी सब को लेकर ये पूरी बातें हैं। तो अयोग्यता हो जाती है, आप सभी को पता ही है कि 2 साल तक की सज़ा मिलने पर सांसद जो होते हैं या विधानसभा मेंबर वो अयोग्य हो जाते हैं। हालांकि उन्हें बाहर अपील करने का, बाद में आगे अपील करने का उस मामले को लेकर अधिकार रहता है, और वही राहुल गांधी कर भी रहे हैं। हाई कोर्ट तक गए, अब हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट गए हैं। अब देखते हैं 4 तारीख को क्या मामला, क्या फैसला आता है कि सुप्रीम कोर्ट क्या कहता है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने जो संबंधित पक्ष है उनको नोटिस दिया है और 4 को सुनवाई होगी। नेक्स्ट टॉपिक देख लेते हैं। देखो, DGCA अलाउज गो फर्स्ट टू रीस्टार्ट फ्लाइट्स विद कंडीशंस। अब देखो, DGCA ने अनुमति दे दी है गो फर्स्ट को कि आप फ्लाइट्स ऑपरेशन स्टार्ट करो, आप फ्लाइट्स आप चलाओ, अपनी उड़ाओ, ठीक है। उस पर रोक लगा दी थी, तो फिर से रीस्टार्ट करने की परमिशन दे दी है, लेकिन कुछ शर्तें लगाई हैं, ठीक है। अब आपके सामने क्वेश्चन आएगा, सर DGCA क्या है? तो DGCA जिसे कहते हैं नागर विमानन महानिदेशालय, ये है नागर विमानन क्षेत्र में एक नियामक निकाय है जिसका काम होता है कि ये सुरक्षा संबंधित मामलों को देखता है। अब भारत के लिए या भारत से जो विमान जाते हैं, ठीक है, परिवहन विमान होते हैं या फिर जो विमान सुरक्षा है, उड़ान योग्य हैं या नहीं, जो मानदंड हैं, जो नॉर्म्स हैं, वे पालन हो रहे हैं कि नहीं, इस सब को इम्प्लीमेंट करने वाला ये निकाय है। DGCA जो है वो अंतर्राष्ट्रीय नागर विमानन संगठन जो है, ठीक है, उसके साथ सभी जो विनियामक कार्य हैं, रेगुलेटरी वर्क्स हैं, उसको कोऑर्डिनेट भी करता है, ठीक है। तो इसकी पूरी जिम्मेदारी बनती है कि सुरक्षा जो है, एक तरह से व्यवस्था पूरी, एक सब कुछ सही तरीके से बना रहे। तो DGCA का ये काम होता है। तो गो फर्स्ट के साथ जो समस्या आई थी आप सभी को पता ही होगा। तो फाइनली DGCA ने सब औपचारिकता करते हुए कुछ कंडीशंस लगाई हैं और इसको फिर अनुमति मिल गई है गो फर्स्ट को, ठीक है। गो फर्स्ट के साथ समस्या ये आ गई थी, ये सही से ऑपरेट नहीं कर पा रही थी। इसने बताया था कि जो इसके जो इंजन्स हैं, है ना, इसके पास जो प्लेन है ना, उसके लगभग आधे इंजन में खराबी आ गई है, आधे प्लेन में खराबी आ गई है। इसने बताया था कि जिस कंपनी ने इसको इंजन प्रोवाइड किया है उसकी ये गलती है, उसकी गलती की सज़ा जो है वो गो फर्स्ट भुगत रहा है, उसे काफ़ी नुकसान हुआ है, ठीक है। तो आप सभी को पता ही होगा कि जो कंपनी, जो गो फर्स्ट के पास है, किसी भी के पास जो प्लेन वगैरह हैं, तो कंपनियां जो प्रायः अमेरिका वगैरह की है, अमेरिका की, फ्रांस की आदि देशों की ही कंपनियां इसमें इन्वॉल्व होती हैं, ठीक है। चलो, अब नेक्स्ट जो टॉपिक लेते हैं। नेक्स्ट न्यूज़ में देखो, बड़ी संख्या में जो भारतीय हैं वो देश छोड़ रहे हैं, ठीक है। अभी जस्ट कुछ देर पहले आप इसी चैनल पे जाओ, उसमें ये टॉपिक पूरा कंप्लीट कवर है, ठीक है। उसमें पूरा डेटा के साथ बताया गया है कि साल दर साल किस प्रकार से देश छोड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ी है। आप सभी को पता है कि भारत में एकल नागरिकता का प्रावधान है, तो लोगों को जहाँ अपॉर्चुनिटी मिल रही है वहाँ बाहर जा रहे हैं, चाहे वो रोजगार के लिए जाएँ, शिक्षा के लिए जाएँ, या फिर बेहतर संसाधन, बेहतर लाइफ स्टाइल के लिए जाएँ, ठीक है, बेहतर सहूलियत के लिए जाएँ। मान लो किसी के भाई रहते हैं, किसी के पेरेंट्स वगैरह रहते हैं, तो ऐसा भी होता है, लोग अपने कंफर्ट देखते हैं, कंफर्ट जोन देखते हैं। तो कई सारे फैक्टर्स होते हैं। तो यहाँ पे कहा गया, जो डेटा है अभी शुक्रवार को ही क्या हुआ है, जो भारतीय विदेश मंत्री हैं उन्होंने लोकसभा में जवाब दिया है, बयान दिया है, एक आंसर का वो रिप्लाई कर रहे थे। उन्होंने डेटा दिया कि कितने लोगों ने अभी तक छोड़ा है भारत, ठीक है, दूसरे देशों की नागरिकता ले ली है इस साल। तो पूरा डिटेल्ड उसमें डेटा और पूरी बातें उसमें, है ना, उस टॉपिक में कवर की गई हैं। अभी बस छोटा सा 4-5 मिनट का वीडियो है, ठीक है, आपको समय भी नहीं लेगा, कंप्लीट बताया गया है, आप देख सकते हैं जाकर के, ठीक है। चलो, हम नेक्स्ट ले लेते हैं। अब
अब दिल्ली में पावर डिमांड की बात कर लेते हैं। पावर डिमांड मीन्स आप सभी जानते हैं यानी बिजली की डिमांड, ठीक है, विद्युत डिमांड। अब देखो अभी हाल ही में एक स्टडी भी आई थी, उसमें बताया गया था कि किस प्रकार से कूलिंग की डिमांड बढ़ रही है, यानी शीतलन की डिमांड बढ़ रही है। अब देखो कूलिंग की डिमांड क्यों बढ़ेगी, गर्मी पड़ेगी तो कूलिंग की डिमांड बढ़ेगी। तो कूलिंग की डिमांड के तौर पे आप एसी लाओगे या फिर कूलर से तो काम चलता नहीं है ना, एसी लाना ही पड़ेगा। तो क्या वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं लेता है, बिना इलेक्ट्रिसिटी के चलता है। आप जितना एसी लाओगे या फिर और भी उपकरण वगैरह लाओगे, फ्रीजर लाओगे, तो इन सब चीज़ों से क्या होता है, पावर डिमांड बढ़ती है, यानी कि बिजली की डिमांड बढ़ती है। तो दिल्ली में इस वर्ष का सबसे उच्चतम है ना, हाईएस्ट स्तर है, ठीक है, पावर डिमांड का 7,398 मेगावाट पावर डिमांड, ठीक है, एक दिन में रहा है दिल्ली में, ठीक है। तो ये नोटिस किया गया है, एक दिन का डेटा है, मतलब किसी खास दिन, किसी एक दिन का डेटा यहाँ बताया गया है कि इतना डिमांड पावर का रहा है। तो ये बिल्कुल पर्यावरण के प्रति हमें सचेत होने की आवश्यकता है। ये गर्मी क्यों बढ़ रही है, पॉल्यूशन की वजह से बढ़ रही है या फिर और भी कई सारे कारण हैं। हमारी तरफ से नादानी जो है, हम पेड़ काट रहे हैं, हम कंक्रीट के जंगल में रहते हैं। दिल्ली में आप देखो इतने बड़े बड़े 25-25, 40-40, ठीक है, जो मंजिला है ना बिल्डिंग सब है, उसको क्या है, ठीक है। आप मान लो इतने में आपने कंक्रीट के जंगल खड़े कर दिए हैं, वो तो आपकी आवश्यकताओं को पूरा उस प्रकार से नहीं करेंगे जिस प्रकार से प्रकृति करती है। हाँ, आपको घर मिल जाएंगे रहने के लिए, आवास मिल जाएंगे, लेकिन प्रकृति जो देती है वो कहाँ से मिलेगा आपको। अभी आपने देखा जोशीमठ में किस प्रकार से ज़मीन धंस रही है। तो प्रकृति के आगे सब असहाय हैं, तो प्रकृति के साथ खेलना नहीं है, ठीक है। अब मान लो पावर डिमांड बढ़ी है, हमारे पास अभी क्या है, अक्षय ऊर्जा स्रोत का हम ज़्यादा यूज नहीं करते हैं, तो क्या कोयला का ज़्यादा खपत होगा, फिर उससे तो पॉल्यूशन ही तो होता है, ठीक है। तो पावर डिमांड क्यों बढ़ रही है, बिजली की डिमांड क्यों बढ़ी, एक दिन में हाईएस्ट आंकड़ा यहाँ तक पहुँच गया, क्यों बढ़ी इतनी डिमांड, क्योंकि उतना उपभोग हो रहा है, उतना कंज्यूमिंग हो रहा है। क्यों हो रहा है, क्यों गर्मी बढ़ रही है। गर्मी बढ़ क्यों रही है, उसके पीछे कारण हम लोग ही हैं, है ना। तो एक तरह से जागरूकता भी जरूरी है, इन्वायरमेंट का टॉपिक है ना, एक तरह से क्लाइमेट चेंज को आप समझ सकते हैं, जलवायु परिवर्तन किस प्रकार से हो रहा है। चलो, तो आज हमने लगभग 5 न्यूज़ डिस्कस किए, है ना, उसके बारे में चर्चा की। ये न्यूज़ प्रायः द हिंदू, दैनिक जागरण, जनसत्ता आदि जो महत्वपूर्ण है ना, इंडियन एक्सप्रेस आदि से लिए जाते हैं और आपके एग्जाम में हेल्पफुल होंगे। तो फिर मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू।